आज हमारे डिस्कशन का विषय स्टेट है, राज्य है। हम आज राज्य को क्यों डिस्कस करना चाहते हैं? हम राज्य को डिस्कस करना चाहते हैं फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में। जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जहाँ पर कि आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं और 35 तक जाते हैं। दूसरी बात, आर्टिकल 12 में शुरुआत में ही फर्स्ट आर्टिकल और पार्ट थर्ड में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। ऐसा क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि पार्ट थर्ड एक फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स स्टेट वायलेट कर सकता है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि स्टेट कौन है और वो वायलेट कैसे करता है। Now see, fundamental rights, a guarantee against state action. आर्टिकल 12 जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो स्टेट को डिफाइन करते हुए बताता है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज स्टेट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स इज स्टेट, all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India are state. जैसा कि इसमें कोई समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, गवर्नमेंट स्टेट है, पार्लियामेंट स्टेट है, लेजिस्लेचर स्टेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडीज फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती हैं, क्योंकि हमको मोस्टली फंडामेंटल राइट्स जो अवेलेबल हैं वो अगेंस्ट स्टेट हैं, स्टेट के खिलाफ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ऑल लोकल अथॉरिटी भी समझने में दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 12 में दिया गया है वो है अदर अथॉरिटीज़। अदर अथॉरिटीज़ आखिर हैं क्या? यही एक डिस्कशन का विषय आज पूरे इस लेक्चर में रहेगा। और इस अदर अथॉरिटीज़ में कोर्ट किस किस तरह से इंटरप्रेट करके किन किन बॉडीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को ला करके रख देता है, और लाने के बाद में जो अथॉरिटीज़ अदर अथॉरिटीज़ एक्सप्रेशन में आ जाती हैं वो स्टेट बन जाती हैं। जब स्टेट बन जाती हैं तो वह हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती हैं। नाउ सी, फंडामेंटल राइट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया is the protection to individual from governmental aggression and not from aggression by another individual, for which remedies under ordinary law is sufficient. Try to understand, fundamental rights government ही violate कर सकती है, और इंडिविजुअल अगर ऐसे वायलेशंस में पड़ता है, किसी राइट के वायलेशंस में पड़ता है, तो ऑर्डिनरी लॉ में रेमेडी अवेलेबल होती हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि मान लीजिए फंडामेंटल राइट को स्टेट ने वायलेट किया, तो पहला सवाल आता है वो वायलेट कैसे करता है, ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। दूसरी बात आती है कि जब उसने वायलेट कर दिया, स्टेट ने हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया, तो हमारी रेमेडी कहाँ पर अवेलेबल हैं? क्या वो ऑर्डिनरी लॉ में हैं? बोले नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, एक फंडामेंटल लॉ है। एक बात आपको ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो आपने देखा गवर्नमेंट स्टेट है, पार्लियामेंट स्टेट है, बिल्कुल क्लियर बात हो गई। और जो कोर्ट इंटरप्रिटेशन के थ्रू जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन बॉडी को, जिन पर्सन को, जिन इंडिविजुअल्स को अदर एक्सप्रेशंस के तहत ले आता है, वो स्टेट काउंट किए जाते हैं और वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकते हैं। अब आगे बात चलते हैं कि स्टेट आखिर वायलेट करता कैसे है। स्टेट एक्ट करता है, और स्टेट जो एक्ट करता है, गवर्नमेंट जो एक्ट करती है, वो अपना एक लेजिस्लेचर के थ्रू करती है, एक एग्जीक्यूटिव के थ्रू करती है और जुडिशरी के थ्रू करती है, क्योंकि यही एक स्टेट के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर जैसा कि आप जानते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो these are the 3 actions through which a fundamental right can be violated by the state.
नाउ ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इन तीनों एक्शंस के अलावा कोई ऐसा वे नहीं है जिससे कि स्टेट फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सके। तो यहां पर यह भी बात क्लियर हो गई कि अब हमको लेजिस्लेटिव एक्ट, एग्जीक्यूटिव एक्ट एंड जुडिशियल एक्ट को ही एग्जामिन करना है कि वो कैसे वायलेट कर रहा है और उसकी रिमेडी कैसे जो है जाकर के आर्टिकल 32 और 226 में ली जाती है। नाउ सी फर्दर, अगर एक फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हमको क्या करना पड़ता है कि जो हमारी स्टेट की पावर है, जो गवर्नमेंट की पावर है, उस पावर को जाकर के देखना होता है, उसमें देखना होता है कि किस पावर के माध्यम से हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है। और उस पावर को हम देखेंगे क्योंकि स्टेट और गवर्नमेंट पावर को इस्तेमाल करती है, उसे एक्सरसाइज करती है, और जब एक्सरसाइज करती है तो स्टेट फंडामेंटल राइट भी वायलेट कर सकती है पावर एक्सरसाइज करते वक्त। तो हम उस पावर को देखेंगे कि क्या स्टेट ने जो पावर एक्सरसाइज की है वो डिस्क्रिमिनेटरी की है, आर्बिट्रेरी की है। यदि हाँ तो हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। और ये पावर जैसा कि जानते हो, लेजिस्लेटिव पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जुडिशियल पावर होती है। देयर आर द 3 पावर्स, और इन 3 पावर्स में से ही स्टेट एक्शन निकल करके आता है। तो देखा आपने कि स्टेट इज ए बॉडी, और फंडामेंटल राइट जो वायलेट किया जाता है वो स्टेट एक एक्ट करता है। स्टेट के एक्शंस में हमको देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट वायलेट कहां पर हुआ, कैसे हुआ, और किस स्टेट के एक्शन ने फंडामेंटल राइट को वायलेट किया। नाउ सी ए डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन, a discriminatory action by the authorities of state owned, state subsidized or state control or agency or corporation may amount to violation of fundamental right। अब समझने की यहाँ पर यह कोशिश की जाए कि कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन और डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन अगर स्टेट की अथॉरिटीज ने लिया या स्टेट के सपोर्टेड किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लिया, या स्टेट के द्वारा कोई कंट्रोल किया गया इंडिविजुअल उसके द्वारा एक्ट किया गया, या कॉरपोरेशंस या कंपनीज या एनजीओज इनके द्वारा किया गया और वो एक्ट डिस्क्रिमिनेटरी है, तो ऐसी कंडीशन में फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है। नाउ सी, अब हम स्टेट एक्शन की कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखते हैं, बिकॉज यहां तक समझ लिया कि स्टेट क्या है। स्टेट अपने एक्शंस के थ्रू ही फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है, और स्टेट के सारे एक्शंस विदाउट किसी लिस्ट को दिए हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्टेट के एक्शंस जैसे अनकाउंटेबल हैं, लेकिन उन एक्शंस को 3 क्लास में बांटा जा सकता है: लेजिस्लेटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड जुडिशियल एक्शंस। और इन्हीं 3 क्लास के तहत हमको ये देखना होगा कि किस एक्शन में आर्बिट्रेरली पावर इस्तेमाल की गई है, डिस्क्रिमिनेटली पावर इस्तेमाल की गई है, भेदभाव किया गया, वहीं पर फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है। तो लेट अस मूव टू द अमेरिकन सिस्टम, जहां पर कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शन दी जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने एक प्रोपाउंड की है स्टेट एक्शन डॉक्ट्रिन, और इस कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने इस तरह से एक्सपेंड किया है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एक्शन को, कि इसमें एक एक्ट अगर प्राइवेट पर्सन के द्वारा किया जाता है तो वो भी स्टेट एक्शन में फॉल कर सकता है, और उसकी जांच हो सकती है फंडामेंटल राइट वायलेट होने के ग्राउंड पर। अब सवाल ये आएगा कि प्राइवेट पर्सन कैसे वायलेट कर सकता है। मैं आपको ये कंडीशन आगे बताऊंगा कि एक प्राइवेट पर्सन को हम स्टेट एक्शन में कैसे लाएंगे, उसे स्टेट कैसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेट है।
बॉडीज एक्सरसाइजिंग स्टैट्यूटरी पावर्स, ये पेंसिल्वेनिया के केस में डिसाइड किया गया। और डन और सपोर्टेड बाय द स्टेट, कोई ऐसे एक्ट्स और द एक्शंस जो स्टेट के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। इवन विदाउट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, समटाइम इट हैपेंस कि स्टेट उनको सपोर्ट कर देता है। यदि स्टेट सपोर्ट कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में किसी एक्टर के द्वारा, इवन प्राइवेट पर्सन हु इज एन एक्टर, प्राइवेट पर्सन एक एक्टर है लेकिन वो इस कंडीशन में एक्ट कर रहा है जिसमें कि स्टेट का उसके लिए पूरी तरह से सपोर्ट है, ऐसी कंडीशन में उस एक्टर के द्वारा किया गया, प्राइवेट पर्सन के द्वारा किया गया एक्ट एक स्टेट एक्शन में फॉल कर सकता है। नाउ सी, और इवन द स्टेट हैज इवॉल्व्ड इन प्राइवेट एक्शन। ये जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट एक्शन की कॉन्सेप्ट को इतना आगे एक्सपेंड किया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स इन दी वाइडर इसको फंडामेंटल राइट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ लेट अस मूव फर्दर। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बताया कि स्टेट क्या है, और मैंने आपको इस स्लाइड में जा कर के मैंने ये बताया कि भाई ये स्टेट है जहाँ पर आपने देखा, और उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पर एक अदर अथॉरिटीज एक्सप्रेशन है। तो इस अदर अथॉरिटीज को ही हम पूरी तरह से यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अदर अथॉरिटीज में आखिर कौन कौन आते हैं। नाउ see this slide where the other authority is being discussed. Now, in India, prima facie, the definition of state seeks to include the American concept of state action, subject to social condition and constitutional setup. अगर हम स्टेट एक्शंस की बात करते हैं जो कि अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, वो मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में ये डिसाइड किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट स्टेट एक्शन की है वो हमारे आर्टिकल 12 में भी इनकॉर्पोरेट है, और आर्टिकल 12 उसको पूरी तरह से परमिट भी करता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एक्शन यहाँ पर डिस्कशन करने की ज़रूरत है। नाउ अब और आगे चल के एक बात और जोड़ते हैं। एज पर आर्टिकल 12, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट इंडिविजुअल और अथॉरिटी ओनली इफ इट कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये कंडीशन डिसाइड हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया द्वारिका दास के केस में, और ये बात कह दिया कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन की अगर आप बात करते हैं किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी बॉडी के द्वारा, किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी एनजीओ के द्वारा, किसी भी तरह से अगर आपको बात करते हैं तो आपको सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो एक्टर है, जिसके एक्ट के माध्यम से फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, वो आर्टिकल 12 में फॉल कर रहा है। नाउ सी फर्दर, in order to see the application of doctrine of state action, one has to trace। अब स्टेट एक्शन की कॉन्सेप्ट को यहाँ इनकॉर्पोरेट करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अदर अथॉरिटीज़ के तहत इस इनकॉर्पोरेशन को, मीन्स स्टेट एक्शन की कॉन्सेप्ट के इनकॉर्पोरेशन को कैसे देखें। अब देखा जा सकता है कि अगर आप देखते हैं, अगर आप स्टडी करके ये देखते हैं अदर अथॉरिटीज के एक्सप्रेशन में कितनी सारी अथॉरिटीज को इंटरप्रिटेशन के माध्यम से ला कर के रख दिया गया है। मीन्स वी आर टू ट्रेस द एडेड लिस्ट ऑफ अथॉरिटी टू अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज एक्सप्रेशन में जितनी सारी अथॉरिटीज ला करके रखी गई हैं, इसका मतलब यह है कि वो स्टेट बन गई, और वो स्टेट बन गई, और स्टेट बनने का मतलब सीधा हो गया कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती हैं।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर टू ऑल्सो ट्रेस, वो क्या है, एक्सपेंडेड स्फेयर ऑफ गवर्नमेंटल एक्शन विच आर हिट बाई आर्टिकल 14। मैंने इससे पहले वाले अपने लेक्चर में आर्टिकल 14 के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि आर्टिकल 14 इज antithesis to the arbitrariness, means where there is a arbitrary action, जहां पर मनमानी करके कोई स्टेट एक्शन को करता है वो आर्टिकल 14 हिट करता है। तो जो आर्टिकल 14 जिन जिन आर्बिट्ररीनेस को हिट कर रहा है वो स्टेट होंगी, और वो स्टेट जब ही होंगी जबकि वो अदर अथॉरिटीज के तहत आ गई होंगी। तो पॉइंट इज क्लियर कि अगर हम किसी भी पर्सन को, प्राइवेट पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, एनजीओ को लेकर के आते हैं कि इन्होंने हमारा राइट वायलेट किया है, फंडामेंटल राइट वायलेट किया है, तो वी आर टू लुक इनटू द अदर अथॉरिटीज कि उसमें वो है। यदि नहीं है तो कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन और जो प्राइवेट पर्सन है ये वो सारी कंडीशन पूरी कर रहा है, और उन कंडीशन को पूरी करने के माध्यम से को करने पर यह कहा जा सकता है कि ये स्टेट है, अतः इसको आप अदर अथॉरिटीज एक्सप्रेशन में रखो। अब सवाल आता है कि वो कंडीशंस कौन सी हैं जिनको कि टेस्ट करके, जिनको अप्लाई करके हम ये समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर बॉडी स्टेट में है और वो कैपेबल है हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करने के लिए। अब इसी के साथ चलते हुए, मोर इंक्लूजन इन अदर अथॉरिटी मीन्स वाइड एक्सप्रेशन और वाइड कवरेज ऑफ प्रोटेक्शन। अजय हसिया का केस में इंस्ट्रूमेंटलिटी एक टेस्ट को लाया गया, एक कंडीशन को लाया गया, और उस कंडीशन के माध्यम से ये पता किया जा सकता है कि पर्टिकुलर बॉडी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी। अजय हसिया के केस में जस्टिस भगवती का जो एक ऑब्जर्वेशन है विच इज़ रिलेवेंट हेयर, उन्होंने कहा कि मॉडर्न गवर्नमेंट फंक्शंस अंडर द इम्पल्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ वेलफेयर स्टेट ऑन वेरी ब्रॉड स्केल। इट अंडरटेक्स ए मल्टीट्यूड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फंक्शंस। उन्होंने बताया कि आज का स्टेट, मॉडर्न स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट को बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन आगे उन्होंने कहा कि इन सभी काम को करने के लिए जो उसको एक एक्सटेंशन चाहिए, कॉरपोरेशंस के इंगेजमेंट चाहिए, इंडिविजुअल को इंगेज करने के लिए चाहिए, एजेंसी उसको ऐड करने के लिए चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो फंडामेंटल राइट की रेस्पेक्ट ना करे। नाउ लेट अस मूव फर्दर, and these are the conditions, the test which is propounded in Ajay Hasia's case, instrumentality test है, जिसमें कि आप देखेंगे कि अगर इन सारे पॉइंट्स को आप रीड करते हैं तो आप को पता लगेगा कि ये सीधा का सीधा कंट्रोल के ऊपर इशारा करता है कि कंट्रोल स्टेट का एक एजेंसी पर है कितना। मीन्स स्टेट उसे इंस्ट्रूमेंटलिटी की तरह से, अपनी इंस्ट्रूमेंटलिटी की तरह इस्तेमाल करके अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहा है। नाउ अब हम आगे चलते हैं और इसी टेस्ट को अप्लाई करने के बाद कुछ इलस्ट्रेटिव केसेस हैं जिनके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बॉडी जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर हुई और रजिस्टर हैं, वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जानी जाती हैं, लेकिन वो स्टेट की डेफिनेशन के अंतर्गत फॉल किया। क्यों फॉल किया? क्योंकि आप देखें, अगर सेकंड दूसरे वाले इलस्ट्रेशन को देखते हैं कि स्कूल विच वाज बीइंग एडेड 95% ऑफ इट्स एक्सपेंसेस, इतना सारा कंट्रोल मीन्स फाइनेंशियल कंट्रोल 95% था। आप देखें रेगुलेटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, मैनेजरियल कंट्रोल, इस तरह का अगर स्टेट का कंट्रोल, इतना सारा कंट्रोल है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी
अदर अथॉरिटी के एक्सप्रेशन में फॉल करेगी. नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड सी now I am just giving you one more example. ICPS, Institute of Constitutional and Parliamentary Study, टेकराज के केस में इसको अथॉरिटी नहीं माना गया, जबकि अगर आप इसमें अजय हसिया वाले केस को टेस्ट को अप्लाई करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ICPS रिसीव्स ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ग्रांट देती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आर ऑनररी मेंबर्स. सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज गुड डील ऑफ कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूट, लेकिन उसके बावजूद भी इसको अदर अथॉरिटी के एक्सप्रेशन में अथॉरिटी नहीं माना गया. कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का मानना यह है कि इसको माना जाना चाहिए था. NCERT को भी अथॉरिटी नहीं माना गया. इसका मतलब यह है कि NCERT हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती. अब आगे चलते हैं, बात करते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमाम सारे अफिलिएटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं. लॉ कॉलेज की बात करें तो वो अफिलिएटेड होते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी से, और BCI उनको रिकॉग्नाइज भी करती है. तो इसके बारे में क्या कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है? प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड और अफिलिएटेड वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं फॉल कर रहे. क्यों फॉल नहीं कर रहे? कि उन्नी कृष्णन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि रिकॉग्निशन का पर्पज है टू कंफर्म द स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय द स्टेट. एंड दूसरी बात, affiliation connects to syllabi and courses of the study. So on the basis of the recognition and affiliation, one institute, educational institute, cannot be come within the purview of the definition of the state. इसका मतलब ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते. नाउ लेट अस मूव फर्दर. तो ये रही बात हमारी कुछ अदर अथॉरिटीज़ की, अदर अथॉरिटीज़ की. नाउ सी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि स्टेट अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करता है थ्रू लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशियल बॉडी. तो इसलिए मैंने आपको स्टेट एक्शंस को तीन प्रकार में बताने की कोशिश भी की थी. नाउ लेट अस मूव, क्योंकि आगे जैसे कि एग्जीक्यूटिव अगर कोई एक्ट करता है आर्बिट्ररी है तो सिंपली वो फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा. लेजिस्लेचर का कोई ऐसा लॉ आता है कि वो आर्बिट्ररी और डिस्क्रिमिनेटरी फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएगा. लेकिन व्हाट अबाउट द जुडिशियल एक्शन? क्या जुडिशियल बॉडी थ्रू इट्स जुडिशियल एक्शन कैन वायलेट द फंडामेंटल राइट? दिस इज द क्वेश्चन. एंड अंडर दिस क्वेश्चन लेट अस डिस्कशन की बात यहां पर यह है कि अगर आप आर्टिकल 12 को देखते हैं तो आर्टिकल 12 में जुडिशरी अवार्ड नहीं दिया गया है, लेजिस्लेचर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव दिया गया है, लेकिन जुडिशरी नहीं दिया गया है. इसका अर्थ सीधा ये है कि जुडिशरी को जुडिशियल एक्शन के माध्यम से फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं किया जा सकता. Means the judiciary cannot violate the fundamental right. Now next point comes कि अगर judicial body means the court नॉन जुडिशियल फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहा है तो वहां पर वो फंक्शन उसका एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो सकता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन हो सकता है और लेजिस्लेटिव एक्शन हो सकता है. ऐसी कंडीशन में इस पॉइंट पर फंडामेंटल राइट जुडिशियल कोर्ट के द्वारा वायलेट किए जा सकते हैं. रूल मेकिंग पावर एंड पावर ऑफ अपॉइंटमेंट आर अमेनेबल टू रिट जुरिडिक्शन, मीन्स दे आर फॉलिंग अंडर द स्टेट एक्शन इन प्रेमचंद गर्ग विच वाज डिसाइडेड 1963. सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट क्लियर. यहां तक कि
बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है. It is singularly inappropriate to assume that a judicial decision pronounced by a judge of competent jurisdiction in or in relation to a matter brought before him for adjudication can affect the fundamental right of the citizen under Article 19 Clause 1. What the judicial decision purports to do is to decide the controversy between the parties brought before the court and nothing more. So through this Naresh case which was decided 1967, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाती है बात कि जुडिशरी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकती. मीन्स जुडिशियल एक्शन इज नॉट फॉलिंग अंडर द concept of the state action because the judiciary cannot violate the fundamental right. Let us move further and take the another angle relating to this judicial action. The courts are required to determine the scope of the FR, fundamental right, vis-a-vis legislative or executive action. Wrong determination by the court cannot be said violation of fundamental right. वी.एन. शुक्ला ने ये बात क्लियर कह दिया. सिंपली आप पटिशनर हैं, कोर्ट के सामने जाते हैं, कहते हैं साहब मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो चुका है. तो कोर्ट के सामने दो पार्टी हैं और कोर्ट को उन दो पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट है उसका फैसला करना है और ये डिटरमाइन करना है कि फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है नहीं वायलेट हुआ. अगर मान लीजिए कोर्ट किसी भी तरह से वो पूरी तरह डिटरमाइन नहीं कर पा रहा और जजमेंट एरर्ड है, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का मानना, सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि इन सच ए सिचुएशन इट कैन नॉट बी सेड दैट द जुडिशरी हैज वायलेटेड द फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट जुडिशरी नहीं वायलेट कर सकती. ऐसी बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है. नो फाइनल ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 32. रूपा अशोक हुर्रा के केस में 2002 में क्लियर बात हो गई कि कोई भी फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो आर्टिकल 32 में चैलेंज हो ही नहीं सकता. जब वो आर्टिकल 32 में चैलेंज नहीं हो सकता तो वो फंडामेंटल राइट वायलेशन की श्रेणी में आ ही नहीं सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होगा तो वो सिर्फ 226 में जाएगा या 32 में जाएगा और किसी आर्टिकल में जा ही नहीं सकता. और क्लियर बात रूपा अशोक और आगे केस में ये कह दिया गया कि अगर भले ही डिटरमिनेशन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इज रॉन्ग इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, तब भी ये नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट कैन वायलेट द फंडामेंटल राइट. नाउ अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन की तरफ लेकर के चल रहा हूं जहां पर आपकी बात पूरी तरह से क्लियर होगी और एक एंगल भी देखने को मिलेगा. 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्वेस्ड ऑर्डर ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट which had directed a death sentence to be executed by public hanging. सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया जिसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि डेथ सेंटेंस पब्लिकली हैंग किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को क्वेश्चन किया ऑन द ग्राउंड दैट सच डायरेक्शन वुड बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21. कि ये जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस हाई कोर्ट के ऑर्डर से आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है. आर्टिकल 21 में आप जानते हैं फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इस केस को आर्टिकल 32 में डिसाइड नहीं किया गया, आर्टिकल 136 में डिसाइड किया गया. अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर के खिलाफ आर्टिकल 32 में एक्सेप्ट कर लिया होता तो ये बात क्लियर हो जाती कि जुडिशरी कैन वायलेट
लेकिन सिंस नो ऑर्डर हाउसोएवर रॉन्ग इज in terms of the violation of the fundamental right cannot be entertained under the jurisdiction of article 32. now see, अब आगे बात चलते हैं कि जुडिशरी को क्यों इंक्लूड नहीं किया जा सकता. अमेरिका में जुडिशरी को इंक्लूड किया जाता है. Inclusion of judiciary will lead to the multiplicity of proceedings by raising same issues first in appeal and in writ petitions. शुक्ला साहब का ये कहना है, गेन कोई नहीं होगा. उसके बाद में मैं आपको डीडी वासु के एक ओपिनियन पर लेकर के चलता हूं. उन्होंने एक एक्सटेंडेड इलस्ट्रेशन को दिया. वो वेरी इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है यहाँ पर, जिसको आप देखें कि नरेश का केस जो डिसाइड हुआ, जिसमें कह दिया गया कि जुडिशरी कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट. डीडी वासु का कहना यह है कि मान लीजिए कि if third party is affected in exercise of his fundamental right, कोर्ट ने डिसाइड किया और डिसाइड करने के बाद में कोई थर्ड पार्टी उस डिसीजन की वजह से उस थर्ड पार्टी के फंडामेंटल राइट पर इम्पैक्ट हुआ, वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में वो थर्ड पार्टी भी 136 में जाती है, 32 में नहीं जा सकती. और दूसरी बात उन्होंने कहा कि 136 एक कोर्ट का डिस्क्रिशन है, जबकि आर्टिकल 32 एक गारंटेड रेमेडी है. सो नाउ सी द ओपिनियन विच इज वेरी मच important opinion of D.D. Basu. Now I am just concluding. वेलफेयर स्टेट है. वेलफेयर स्टेट जो आधारित होता है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए के प्रिंसिपल पर आधारित होता है. इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट को बहुत सारे एक्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं. इसके लिए वो एजेंसीज को ऐड करना पड़ता है. नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ state actions, the instrumentality test gives the occasion to protect the fundamental right. आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटलिटी टेस्ट वो जैसी आगे केस में आया, जिसके माध्यम से ये चेक किया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर अथॉरिटी स्टेट है या नहीं है. The vast variety of state action can be summarized into 3. ये कंक्लूड किया जा सकता है कि कितने भी सारे फंक्शंस और एक्शंस हैं उनको 3 में किया जा सकता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल. जुडिशियल एक्शन के बारे में मैंने आपको साफ तौर पर बता दिया कि जुडिशियल एक्शन के थ्रू कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो सकता. मतलब जुडिशरी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ डेफिनेशन गिवन अंडर आर्टिकल 12. आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में आती नहीं है. इट इज नॉट बियॉन्ड द प्रैक्टिकल. लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जुडिशरी आर्टिकल 12 में नहीं आती है. जुडिशरी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं. लेकिन जुडिशरी का इंक्लूजन की डिबेट पूरी तरह से प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली वो डिबेट अलाइव है. इस पर बराबर डिबेट है. ये चैप्टर एकदम से कंक्लूड नहीं किया गया है. सो थैंक यू वेरी मच.